गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 का वीडियो है और क्लास 12 में तीसरा चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, कंटिन्यू करेगा। इस चैप्टर में आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोवन, भी हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म या स्पर्मेटोजोवन। स्पर्म है क्या, उसी का जवाब लिखा है। स्पर्म क्या है? स्पर्म इज ए स्पेशलाइज्ड सेल। एक्चुअली ये सेल ही है, लेकिन होता क्या है कि स्पेशल सेल है, साधारण सेल नहीं है, स्पेशल सेल है विथ पिकुलियर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है। देखने से जनरली लगता नहीं कि सेल है, क्योंकि बच्चों को सेल में क्या नजर आता है, पूरा गोल होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। सेल के जो कंपोनेंट हैं सब होते हैं, शेप लेकिन चेंज किया हुआ, ऐसे बच्चों को जल्दी लगता नहीं कि सेल है। एक्चुअली ये सेल ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, पिकुलियर है, एंड इट्स इंटायर बॉडी सराउंडेड। सेल है इसका सबूत कि पूरी बड़ी चारों बगल से जो ब्लैक लाइन दिखलाई दे रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इंटायर बॉडी सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर हम स्पर्म के बॉडी को देखें, सेल को देखें, तो 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। 4 में कौन कौन? यहां से यहां तक हेड, बहुत छोटा नेक, यहां से यहां तक मिडिल पीस, और बाकी लंबा सा टेल होता है। तो 4 पार्ट में नाम लिखे हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड कहां है? इट इज द एंटीरियर मोस्ट, ये सबसे आगे का पोर्शन है, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ स्पर्म। और ये हेड हम लोग की तरह खूब गोला नहीं है, ये इस तरह से धीरे धीरे इलोंगेट कर गया है, लंबा हो गया है। इलोंगेटेड पार्ट स्पर्म का है, हैविंग ए हेप्लॉइड न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस दिखलाई दे रहा है ये, और ये हेप्लॉइड है। तुमने देखा होगा स्पर्म जो फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, तुमने देखा था कि एक सेल से 4 स्पर्मेटोजोना था, और चारों में क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, इसलिए इसको हेप्लॉइड स्पर्म कहते हैं। विच इज कैप्ड, जो कैपिंग किया हुआ है, क्या मतलब है, हम लोग जो हेड पर कैप लगा लेते हैं ऊपर से ढक्कन, ऐसे ही इसके ऊपर से होता है कि कैप की तरह कवर है, जिसका नाम होता है एक्रोजोम। तो विच इज कैप्ड बाय एन एक्रोजोम। दिस एक्रोजोम इज फॉर्म्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों जान लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है कभी कभी। एक्रोजोम बनता किससे? तो एक्रोजोम वास्तव में गोल्जी से बनता है। जैसे लड्डू और दाना में क्या अंतर है? अकेला एक दाना है तो उसको दाना बोलते हैं, बहुत सारे दाना जब गुच्छा में आते हैं उसको लड्डू बोलते हैं। एक अकेले यदि गोल्जी बड़ी उसको गोल्जी बड़ी कहते हैं। बहुत सारे गोल्जी बड़ी यहां गुच्छा में आ गया है, जिसको एक्रोजोम कहते हैं। एक्चुअली एक्रोजोम किससे बना है? तो गोल्जी से बना है, वही लिखे भी हैं, दिस एक्रोजोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी एंड कंटेन्स, और इसमें रहता क्या एक्रोजोम में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम का काम क्या है यह भी लिखा हुआ है, दैट हेल्प इन डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है, ये ओवम के नजदीक जाता है। ओवम के जो बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, ये उस मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए, गलाने के लिए यहां से एंजाइम निकलता है, उसी का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो लिखे हैं दैट हेल्प्स इन डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम, जो ओवम के मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करने में मदद करता है। क्यों? फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए यह स्पर्म जो है वह ओवम के अंदर चला जाए, क्योंकि ओवम का दीवार जाने नहीं देगा। ये वहां से एंजाइम निकलता है, दीवार को गला देता है,
डिजॉल्व कर देता है और धीरे धीरे ओवम के नजदीक जा करके फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। दूसरा पार्ट है नेक, जो काफी छोटा दिखलाई दे रहा, गड्ढा की तरह दिखलाई दे रहा होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, इसमें का सबसे छोटा पार्ट यही है। एंड हैज 2 सेंट्रियोल्स, यहां पर 2 सेंट्रियोल हैं, एक आगे एक पीछे। जो आगे की तरफ उसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीछे है उसका नाम होता है डिस्टल सेंट्रियोल। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लाइज इन ए डिप्रेशन इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। इसका इस लाइन में इसका प्लेस पता चलता प्रॉक्सिमल है कहां। देख रहे हो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है इसका पोस्टीरियर पार्ट में खांच है, उसी खांच के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। वही लाइन लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहां है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लाइज रहता है इन ए डिप्रेशन, खांच में रहता है। किसके खांच में? इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें जो डिप्रेशन है उसी में मौजूद रहता है। एंड इज नेसेसरी, और इसका फंक्शन बता रहे हैं कि क्यों आवश्यक है। एंड इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। बच्चों जाइगोट भी पढ़ोगे, जब एक को स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जब बच्चे का निर्माण होता है तो सबसे पहला स्टेज होता है क्लीवेज, जो एक्चुअली डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आवश्यक है फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। अब देखो ये तो हो गया प्रॉक्सिमल। डिस्टल कहां है? बट द डिस्टल सेंट्रियोल इज कनेक्टेड टू द टेल फिलामेंट, और डिस्टल यहां है जो देख रहे हो फिलामेंट के द्वारा। एक्चुअली टेल में बहुत सारे फिलामेंट होता है, तो यहीं से निकलता है और यहां से निकल के मिडिल पीस होते हुए टेल में चला गया और टेल के अंतिम छोर तक रहता है। मिडिल पीस देख रहे हो फिगर में, ये मिडिल पीस है। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल कुछ है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। वो किस रूप में है? तो स्प्रिंग के रूप में ऐसे सजा हुआ है। तो ये लाल रंग से दिखलाई दे रहा है, ये स्पायरोमाइटोकॉन्ड्रिया है, स्प्रिंग के रूप में सजा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने लिखा भी है इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हर सेल में एक ही जैसा है, एनर्जी देना। यहां एनर्जी किसको देगा? ये टेल जब फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा ओवम के पास, तो टेल ऐसे ऐसे मूव करता है, उस मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। टेल का मूवमेंट क्यों जोड़ी है? फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मोटाइल रहे, मैंने क्या कहता है उसको, गतिशील रहे, इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हेड हो गया, नेक हो गया और मिडिल पीस हो गया। लिखा हेड नेक मिडिल पीस। अब एक बताना हमको टेल, तो इसके बाद हम मिटा के टेल बताते हैं। ओके, तो इसके पहले मैं बता रहा था कि स्पर्म का 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक और मिडिल पीस को इसके पहले मैंने बता दिया था। अब बताने जा रहा है टेल। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म में सबसे लंबा होता है टेल और सबसे छोटा होता है नेक। अभी टेल पर हैं तो ये सबसे लंबा पार्ट है स्पर्म का। इसमें है क्या? इसमें लिखे हैं एन एक्सियल फिलामेंट। एक एक्सियल फिलामेंट है। बच्चों तुम्हारे घर में माँ होगी, बहन होगी, जो बहुत सारे फीमेल मेंबर होते हैं घर के अंदर, सुना होगा चोटी, कहता एक चोटी है। जो एक चोटी सुनते हैं वो एक अकेले वाली चोटी है, लेकिन बंडल ऑफ हेयर्स होता है, बहुत सारे बंडल होते हैं हेयर के। तो बहुत सारे चूंकि हेयर होते हैं, सब मिलकर एक बंडल होता है, उसको चोटी कहते हैं। हम यहां लिखा है एक एक्सियल फिलामेंट होता है, और एक एक्सियल फिलामेंट है, लेकिन वास्तव में क्या है? बहुत सारे जो टेल फिलामेंट हैं उसका बंडल होता है, जो निकलता है कहां से? इस डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है। तो बच्चों उसमें एक एक्सियल फिलामेंट है, और वह एक्सियल फिलामेंट किससे कवर्ड है? चारों बगल से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब ये टेल क्यों है? अगर किसी बर्ड्स का टेल काट दें उड़ नहीं पाएगी, दाएं बाएं नहीं कर पाएगी, तो टेल मदद करता है किसमें? घूमने में, चलने में। यहां भी यही काम करता है टेल। इट हेल्प द स्पर्म टू मूव। ये मूव करता है उस कारण से। कहां मूव करता है? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो नलियां हैं उसके अंदर, किधर की तरफ? टुवार्ड्स द ओवम, ओवम की तरफ। क्यों? फॉर फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली एग या ओवम किसके पास है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहता है। जब स्पर्म उसके अंदर डाल देते हैं, स्पर्म धीरे 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 चलते चलते एग के पास पहुंच जाता है, ओवम के पास पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो ये था बच्चों स्पर्म के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। अब आते हैं थोड़ा सा स्पर्म के बारे में और स्ट्रक्चर लिखे और बातें लिखें। ए ह्यूमन मेल इजाकुलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म। 1 मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। कोई बोलता है 2 मिलियन 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख। यहां है 200 से 300 मिलियन स्पर्म। जैसे यहां कहने का मतलब यह है, जब खाना खाते हैं बुआ, तो देखो बिहार के हम रहने वाले टीचर हैं। जनरली बिहार में क्या होता है, दिन में लोग खाना खाते हैं चावल दाल सब्जी पापड़ घी दही वगैरह। जो चावल हम खाते हैं तो गिन के नहीं खाते हैं चावल, लेकिन एक बार में पता नहीं कई हजार चावल खा लेते हैं। कहते हैं एक शाम खाना खाएं, एक दिन खाना खाएं, एक बार खाएं। एक बार में एक नहीं, कई हजार चावल खाते हैं। उसी तरह एक बार कॉपुलेशन होता है जिसको क्वाइटस भी कहते हैं। उस क्वाइटस के समय में मेल के पेनिस से जो स्पर्म निकलता है वो 1 2 3 नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलता है। और केवल स्पर्म नहीं निकलता है, वहां सेमिनल प्लाज्मा रहता है, उसके साथ स्पर्म निकलता है। सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म मिलकर के कहलाता है सीमेन। थोड़ा सा पीछे चलो, मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बताया था कि उसमें एक्सेसरी ग्लैंड होता है 3, नाम लिखे सेमिनोफेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तीनों के सिक्रीशन को मिला के एक कॉमन नाम है सेमिनल प्लाज्मा। यह भी याद होगा कि टेस्टिस से निकलता है स्पर्म। तो सेमिनल प्लाज्मा और टेस्टिस का स्पर्म दोनों मिलकर के सीमेन कहलाता है। तो वास्तविकता यह है, जब कॉपुलेशन होता है अकेले सीमेन अकेले स्पर्म ने निकलता है, तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इस चारों का मिक्सचर निकलता है। इस चारों के मिक्सचर को कहते हैं हम सीमेन कहते हैं। इसका मतलब कॉपुलेशन सीमेन निकलता है मेल के पेनिस से। उस सीमेन में एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है। तो देखो ये था पूरी की पूरी स्पर्म के बारे में। तुमको पता है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगला टॉपिक है इसमें oogenesis, जो आगे बताने जा रहे हैं।